is जानवी and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेसमैन। स्टार्टिंग के कौन से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उसके बारे में जानेंगे। एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें और उन्हें मैनेज करें। इन सिंपल टर्म्स बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब हम जानेंगे आज की वीडियो में कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, मोर स्पेसिफिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टिंग के इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। In India, the early entrepreneurs were mainly Indian merchants, bankers and traders who had made wealth through foreign trade before the British rule। अब ब्रिटिश रूल से पहले, यानी इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं था तब की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो बैंकर्स थे, इंडियन जो सिटीजन्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उन सब ने ट्रेड करना शुरू किया, फॉरेन ट्रेड किया, दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया और उससे जो इन्हें पैसा मिला उसकी मदद से इन्होंने अपनी भी इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में जो इंडियन मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, ट्रेडर्स थे, ये लोग बहुत स्टार्टिंग के एंटरप्रेन्योर्स थे, यानी ये स्टार्टिंग में यही बिजनेसमैन थे। क्योंकि ये अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, एज अ मर्चेंट काम कर रहे हैं। बैंकर्स, ट्रेडर्स, ये खुद में एक बिजनेसमैन है। तो इंडिया के सबसे पुराने एंटरप्रेन्योर्स कौन थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और बैंकर्स, ब्रिटिश रूल से पहले। ये सब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे। लेकिन ये सब जो एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, पैसा कमाया और उसी पैसे की मदद से, उसी मनी के थ्रू इन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी ब्रिटिश रूल में। They later used that money to set up industries। ये जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स थे, जिन्होंने फॉरेन ट्रेड किया था, दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया और प्रॉफिट अर्न किया, पैसा कमाया, इन्होंने काफी ज्यादा अर्निंग्स करी, इनकम जनरेट करी और उसी पैसे की मदद से इन्होंने बाद में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी। जब ब्रिटिश रूल आ गया था, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हो रही थी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज में, तब ये कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन ट्रेडर्स थे, जिन्होंने अपने पैसों का यूज किया इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अब हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम देखेंगे, कुछ जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उनके बारे में जानेंगे। द्वारकानाथ टैगोर, जो बंगाल से थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सबसे पुराने जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं उनमें से एक थे। इन्होंने भी इंडस्ट्री सेटअप करी थी अपनी। इन्वेस्टेड इन कोल माइंस, इंडिगो एंड बैंकिंग। द्वारकानाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने कोल माइंस में, यानी जहां से जमीन से कोयला निकाला जाता है, कोल माइंस जो होती हैं, वहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी। कोल माइंस में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और साथ ही साथ इंडिगो, यानी जो नील की खेती की जाती है, इंडिगो प्लांटेशंस जो हैं, वहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। और बैंकिंग, जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं वो ये प्रोवाइड किया करते थे, यानी लोन्स प्रोवाइड किया करते थे लोगों को, ट्रेडर्स को, छोटे छोटे ट्रेडर्स को, या कह लो सिंपली जो सिटीजन्स हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड किया करते थे। ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे द्वारकानाथ टैगोर। और इंडिगो प्लांटेशंस में, इंडिगो नील होती है जो हम लोग कपड़ों को ब्लूइश कलर देने के लिए यूज करते हैं। तो इंडिगो प्लांटेशन, वैसे तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें जो हमने देखा ही था चैप्टर 2 में, तो चंपारण जो है वहां पे बहुत फोर्सफुली फार्मर से इंडिगो कल्टीवेट करवाई जा रही थी। तो वहां पे जाकर के चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने करवाया था इन 1916 चंपारण सत्याग्रह। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो इंडिगो प्लांटेशंस क्या होती हैं। तो इंडिगो प्लांटेशंस नील प्लांटेशंस को कहा जाता है। तो इंडिगो प्लांटेशंस में भी द्वारकानाथ टैगोर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, कोल माइंस में इन्वेस्टमेंट करी और बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। पार्टनर्ड विद ब्रिटिश मर्चेंट्स, इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया। इन्होंने पार्टनरशिप करी ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ। तो द्वारकानाथ टैगोर सबसे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी, कोल माइंस में, इंडिगो प्लांटेशंस में, बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी और अल्टीमेटली इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी? ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ। सेकेंड आते हैं दिनशो पेटेट एंड जमशेदजी नसरवंजी टाटा, जो बॉम्बे से थे। ये दोनों ही बॉम्बे से थे।
पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु स्टार्टेड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे। ये पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पारसी जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो कल्चर है उसे फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है पारसी। तो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये, इनके भी खुद की इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने सेटअप करवाई थी इंडस्ट्रीज, खास करके इन्होंने बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश करवाई थी। Tata later founded the Tata Iron and Steel Company, that is known as TISCO in short, in 1907. टाटा जो हैं, जो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो हैं, जिन्होंने एक तरह से जो आज टाटा इंडस्ट्री हम देखते हैं उसकी शुरुआत करी थी, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो हैं उन्होंने बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश करी, जिसे हम इन शॉर्ट टिस्को कहते हैं। ये इन्होंने एस्टैब्लिश करी इन 1907। Many Marwari traders also invested in cotton, jute and banking sectors. और ये द्वारकानाथ टैगोर हमने देखे एक, और ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दिनशॉ पेटेट और जमशेदजी नसरवानजी टाटा, ये बॉम्बे से थे, और यहाँ पे जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो बंगाल से थे। तो इनके बारे में हमने जाना। ये कुछ हमारे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। मारवाड़ी ट्रेडर्स जो हैं हमारे इंडिया के ही, ये बिजनेसमैन थे, ये एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे इंडिया के ही। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स मारवाड़ से थे, जो राजस्थान में एक जगह है। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स भी, बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी ट्रेडर्स थे जिन्होंने कॉटन, जूट और बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करी। इन्होंने भी एक तरह से कॉटन और जूट मिल्स में इन्वेस्टमेंट करी, इंडस्ट्री सेटअप करी, और साथ ही साथ बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी। तो काफी सारे हमारे ऐसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी और जिन्होंने अपनी भी खुद की इंडस्ट्रीज सेटअप करी इंडिया में। हाउ दे अर्न कैपिटल। लेकिन अभी हमने देखा था कि इन्होंने जो फॉरेन ट्रेड किया था, फॉरेन ट्रेड से इन्हें जो भी पैसा मिलता था, जो भी इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, उसी पैसे का इन्होंने बाद में यूज किया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। अब वो जो फॉरेन ट्रेड था वो किस टाइप से किया करते थे, ये पैसा कैसे अर्न किया करते थे, कैसे कैपिटल जनरेट करते थे, हाउ दे अर्न कैपिटल। They made profits from trading with China, especially by exporting opium in exchange of tea and silk. ओपियम ट्रेड के बारे में हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। ओपियम एक टाइप का ड्रग है जो चाइनीज पीपल ज्यादा एक तरह से उसके टुवर्ड्स अडिक्टेड थे। एक तरह का नशीला पदार्थ है जो हमें ओपियम प्लांट से मिलता है। तो ओपियम का ट्रेड किया करते थे कौन, इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे, चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे, चाइना को वो ओपियम एक्सपोर्ट किया करते थे, ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, और चाइना से बदले में इन रिटर्न क्या लिया करते थे, टी और सिल्क। तो हमारे इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे, ओपियम चाइना में ले जा करके दे दिया करते थे लोगों को इन एक्सचेंज ऑफ टी एंड सिल्क, और जो टी और सिल्क उन्हें चाइना से मिल रहा है वो दूसरे मार्केट्स में ला करके वो सारे प्रोडक्ट सेल कर दिया करते थे और अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। द मनी earned from these trades was used to set up industries in India. और इस ट्रेड के थ्रू वो जितना भी पैसा कमा रहे थे, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मर्चेंट्स जितना भी पैसा कमा रहे थे, जितना भी अर्न कर रहे थे इन ट्रेड्स के थ्रू, वो सारा जो पैसा था, इनका जो मनी था, जो इनके इनकम थी, उसका इन्होंने यूज किया इंडस्ट्री सेटअप करने में। इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करी, अपने ट्रेड से जो भी इन्हें प्रॉफिट हुआ, जो भी पैसा इन्होंने कमाया, उसी पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। चाइना के साथ ये ओपियम ट्रेड किया करते थे, और ओपियम के बदले में चाइनीज लोगों से टी और सिल्क लिया करते थे, और बाद में वो टी और सिल्क या तो दूसरे किसी फॉरेन मार्केट में जाके सेल कर दिया करते थे या अपनी ही इंडियन मार्केट में सेल करते थे, और जो भी पैसा अर्न करते थे उसका यूज इन्होंने बाद में क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप करने में। इंडिया में ही इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, ये भी एक सबसे पुराने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और फिर हमने देखा जमशेदजी नसरवानजी टाटा और दिनशॉ पेटेट जो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के ही एंटरप्रेन्योर्स थे ये भी, और बहुत सारे दूसरे मारवाड़ी ट्रेडर्स भी थे इंडिया के जो ट्रेड किया करते थे, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर थे। पर अब चैलेंजेस कौन सा फेस कर रहे थे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। So what were the challenges faced by Indian entrepreneurs? यानी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे थे। The British government favored British businessmen. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश बिजनेसमैन जो हैं
उन्हीं को सबसे ज्यादा फेवर देना शुरू किया, उन्हीं के फेवर में ज्यादातर पॉलिसीज बनाई। जो हमने देखा था कि इंडिया के जो गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन में पहुंचा रहे हैं, तो हमारे इंडियन गुड्स पे काफी ज्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जा रही थी, यानी हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए। और वहीं ब्रिटिश गुड्स इंडिया में लाए जा रहे हैं फ्रीली, उनपे कोई टैक्सेस नहीं लग रहे। तो इससे क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो भी हैं वो ब्रिटिशर्स के ही फेवर में है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज फेस करने को मिल रही हैं हम इंडियंस को। Indian merchants were often not allowed to trade in European markets. जो इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन्हें ज्यादातर अलाउ नहीं किया जाता था कि आप यूरोपियन मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल करो। यानी इंडियन मर्चेंट्स जो थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्हें यूरोपियन मार्केट में ट्रेड करना अलाउड ही नहीं था। They face restrictions on importing machinery and obtaining credit. दे यहाँ पे किसके बारे में बात करी जा रही है? दे बोला गया है इंडियंस को। तो जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे। कैसे? क्योंकि अगर वो चाहें कि हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, हमें मशीन्स की जरूरत है, तो चलो मशीन्स हम इंपोर्ट करवा लें। अगर ट्रेडर्स मशीन्स इंपोर्ट करवाना चाहते तो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती, यानी उन्हें मशीनरीज, जो मशीन्स हैं, वो नहीं दी जाती। जो यूरोपियंस हैं या कह लो जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडियन इंडस्ट्रीज को मशीन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अगर हम इंपोर्ट करवाना चाहें तो उस पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगवा रहे थे, और ना ही इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को क्रेडिट मिल पा रहा था। ब्रिटिशर्स जो थे वही पॉलिटिकली सब चीजें हैंडल कर रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मशीन्स चाहता है और मशीन्स इंपोर्ट करवाना चाहता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे, और साथ ही साथ जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिल पा रहा था, यानी लोन्स भी नहीं मिल पा रहे थे, लोन फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। अगर उन्हें अपने बिजनेसेस सेटअप करने हैं तो उसके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। ये सब कुछ करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटिशर्स एक तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो इंडियंस को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया इंडियंस के साथ। The Indian markets were flooded with British goods which made it difficult for local industries to grow. अब जो हमारी इंडियन मार्केट्स थी, इंडियन मार्केट में हमने देखा कि हर जगह ब्रिटिश गुड्स ही सेल हो रहे हैं। ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो ब्रिटेन से ला करके ब्रिटिशर्स इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो इंडिया की जो खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो तो डिक्लाइन हो गई थी। बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज जो हमारे इन्हीं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट करी वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। तो हमारे इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, और इसी वजह से बहुत टफ कंपटीशन फेस करने को मिला हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को। हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था इन ब्रिटिश गुड्स के साथ। वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वो ब्रिटिश गुड्स के कंपैरिजन में कमतर रह जा रहे थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ रही थी। और एक तरह से हर जगह जब ब्रिटिश गुड्स ही हैं तो उन्हें अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिश गुड्स, जो कि एक बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को। ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। अब इंडियन एंटरप्राइजेस यानी इंडियन बिजनेसेस की ग्रोथ कैसे होती जा रही थी? डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, जूट मिल्स इन कैलकाटा एंड लेटर ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। हमने अभी देखा था कि हमें मशीनरीज इंपोर्ट नहीं करवाने दी जा रही है। अगर मशीन्स नहीं होंगी तो हम कैसे अपना प्रोडक्शन करेंगे अपने इंडस्ट्रीज में? तो हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। हम लोग अगर ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मशीन्स अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश करी बॉम्बे में और जूट मिल्स एस्टैब्लिश करी बंगाल में, और बाद में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। यानी इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी हमारे जो खुद के इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी ग्रोथ पे ही फोकस किया, उन्होंने इतने स्ट्रगल किए और ये इंडस्ट्री सेटअप की। Their success laid the foundation of modern Indian industries.
अब क्योंकि उन्होंने इतने स्ट्रगल किए, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप करी, उन्होंने यानी कि शुरुआत कर दी थी इंडियन इंडस्ट्रीज की। अब उन्होंने जब ये शुरुआत करी, धीरे धीरे ग्रो करते गए, डेवलप करते गए, और उसी की वजह से यही इंडस्ट्रीज जो उस टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी, अब वही इंडियन इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई हैं। मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो तभी स्टैब्लिश हो पाई हैं क्योंकि उस टाइम पे ये इंडस्ट्रीज, अर्ली इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल हुई। जैसे हमने टाटा कंपनी देखी है, टाटा कंपनी जो है आज हम देखते हैं बहुत ज्यादा फेमस है टाटा कंपनी, तो वो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो है उन्हीं की वजह से हो पाया। उन्होंने ही 20th सेंचुरी के एकदम स्टार्टिंग में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी थी, जिसकी वजह से आज टाटा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये सारे जो रूट्स हैं वो हमें आज के जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जो रूट्स हैं वो हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही हैं। जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्री सेटअप करी थी, उसी का जो एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रूट है, वो हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, आज उसका फल हमें मिल रहा है। तो ये हमने क्या देखा कि इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे वो रुके नहीं, उन्होंने स्ट्रगल्स किए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या किया? ट्रेड किया, ओपियम ट्रेड किया चाइना के साथ। ओपियम के बदले उन्होंने चाइना से टी और सिल्क लिया, और फिर उस टी और सिल्क को सेल करके उन्होंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, उसी प्रॉफिट का उन्होंने यूज किया इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। ये सब हमने देखा आज के वीडियो में, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जाना था, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, और उसके बाद हमने देखे थे जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो कि बॉम्बे से थे, और भी बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी ट्रेडर्स थे जो जिन्होंने बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी, जो जिन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्री सेटअप करी थी। काफी सारे हमारे ऐसे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिनके बारे में हमने आज के वीडियो में देखा, जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।